हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 143 के लिए यूनिट 3 चैप्टर नंबर 3 को हम लोग आज इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। हम लोग इससे पहले यूनिट 1 और 2 को कवर कर चुके हैं। जो अभी तक यूनिट 1 और 2 कंप्लीट नहीं किए उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। वो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका बेस है, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको यूनिट 1 और 2 जरूर कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आज के सेशन में हम लोग यूनिट 3 को देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके यूनिट 3। इससे आपको कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगी। जैसे कि आपके असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन देखने को मिली है इस यूनिट से, जिसका नाम है प्राचीन भारत में नदी घाटी सभ्यताओं में जल संसाधनों की भूमिका और मानव गतिविधियों की पर उनके जो प्रभाव पर टिप्पणी करने के लिए कहा जाएगा। ये आपके असाइनमेंट में पूछा गया इस यूनिट से है। ओके, चलिए हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके 3.2 में है जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवास, उसके जल प्रबंधन, वन, पशु और पौधे, उसके कृषक समाज और शहरीकरण, और लास्ट में खनिज संसाधन। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने की मतलब इंपॉर्टेंट हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये तीनों है, ठीक है। इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और आप थोड़ा सा अपना मेहनत करना, क्या ये पशु और पौधे से रिलेटेड जो ना आप थोड़ी बहुत देख लेना। इससे होगा क्या, आप जो आंसर राइटिंग जब करोगे अगर इसको भी ऐड करके उसमें दोगे ना तो ज़्यादा बेस्ट आंसर राइटिंग होगी। समझ रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा इसको भी ऐड करोगे उसमें तो बेस्ट आंसर राइटिंग बेस्ट होगी। जैसे कि मैंने यूनिट 2 में भी ऐसे करवाया। जैसे कि एक जगह शिवालिक से आया हुआ था, उससे मैंने ज्योग्राफी से 4-5 पॉइंट को भी बता दिया, उससे क्या प्रकार हैं, ये किसके प्रकार हैं, तो इसके बारे में मैंने रिलेट किया ताकि कुछ स्टूडेंट जो ध्यान से सुनते हैं तो बेस्ट आंसर राइटिंग करेंगे। तो आप भी ध्यानपूर्वक सुनना। ओके, मैं 3-4 सब्जेक्ट को 3-4 यूनिट को ऐड करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे 3.2 जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवास। इसके बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले 3.2 को, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 3.2, इसमें क्या कहा था, जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवास। जलवायु परिवर्तन हो गया कि मौसम में चेंजिंग जो होती है वो, जैसे इसमें आप देखेंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवास के बीच संबंध मानव बस्तियों के विकास के साथ साथ इसके पतन में भी उत्तरदायी थे। यानी जलवायु परिवर्तन जो है और मानव प्रवास जो है, जो मानव निवास करते हैं, उसके बाद जलवायु जो परिवर्तन होती है, मौसम जो चेंज होती है। अब देखते होगे मौसम जब चेंज होती है तो लगभग आदमी को बुखार होती है, तो तबीयत खराब होती है, सिर दर्द, गला दर्द वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ होती है। तो उसी तरह से जलवायु परिवर्तन से भी काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है समाज में काफ़ी जलवायु परिवर्तन भी समाज का पतन का एक मुख्य कारण माना गया है। जैसे कि आगे इसके बारे में डिटेल से दिया गया है। देखिए इसमें क्या कहता है, इसलिए मानव गतिविधियां पर्यावरण कारकों पर भी निर्भर थी। इसलिए जो मानव जो गतिविधियां, जो मानव की जो जनजाति हैं वो पर्यावरण पर भी निर्भर है, इन्वायरमेंटल पर भी आश्रित हैं, निर्भर हैं। अगर इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण क्षेत्र खत्म हो जाएगी तो हम समाज और हम और आप कोई भी नहीं रहेंगे। इसलिए कहता है कि सतत विकास पर फोकस करें, सतत विकास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है। उस पर हम लोग निर्भर करते हैं। अगर पर्यावरण क्षेत्र नहीं रहा तो हम और वन नहीं। जैसे कि कहा जाता है ना, वन है तो हम हैं। ओके, उसी तरह से आगे कहा जाता है एक क्षेत्र है, एक घाटी है, एक सभ्यता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें प्राचीन काल के बारे में है, प्राचीन इतिहास है। तो प्राचीन काल में जो है एक घाटी है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसका पतन का विशेषता लगभग 1920 CE के बाद देखा गया है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि सर कहीं बुक में देखते हैं कि इसका जो है ईयर जो है चेंजिंग है। डियर गाइज, इसका जो है सिर्फ अंदाज़ा लगाया गया, मान्यता जो है इसका जो है सिर्फ अंदाज़ा लगा के इसमें मेंशन किया गया है। और आपको मैं ये बोलूँगा, अगर इग्नू के एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए तो आप 1920 ही करना मेंशन। ओके, तो आप इसको करना। और बाकी देखिए बहुत सारी बुक में कहीं का 1600 दिखाएगा, कहीं 1800, कहीं 1700, कहीं 2000 दिखाएगा, ठीक है ना। आप इस पे 1900 ही करना। ओके, उसके बाद पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने इस सभ्यता के पतन के पीछे अलग अलग तर्क दिए। यानी कि सिंधु सभ्यता के पतन के अनेकों विद्वान, अनेकों पुरातत्व ने अनेक कारण बताए कि उसका पतन किस तरह से हुआ। ओके, जैसे कि इसमें देखिए आर्य आक्रमण, आर्यों ने सिंधु सभ्यता पर आक्रमण किया, ये कहा था एक विद्वान थे, एक ब्रिटिश विद्वान थे, मॉर्टिमर विलहर द्वारा बताया गया था। उसके बाद भूकंप आया होगा इसलिए सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। उसके बाद कोई कहा था बाढ़ आ गया। जैसे आप देखे होंगे मोहनजोदड़ो एक मूवी थी ऋतिक रोशन की, तो उसमें यह बाढ़ लेकर बताया गया। उसके जो नाम आप सभी देखे होंगे। इसका कारण बाढ़ में, मुख्य कारण ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ माना गया है। ज़्यादा इतिहासकारों ने बाढ़ पर फोकस किया है, ठीक है। तो आगे है नदी मार्ग में परिवर्तन, नदियों के मार्गों में परिवर्तन हो गई जिससे कि समाज सिंधु सभ्यता तहस नहस हो गई, सारा का सारा गुम हो गई। तो ये बातें हैं। उसके बाद कहा जाता है पारिस्थितिक गड़बड़ी, वहाँ की गड़बड़ी, वनों की कटाई हो गई थी, पर्यावरण नष्ट हो गया था, इसलिए वो सब पतन हो गया। जैसे अभी जस्ट बताए वन है तो हम हैं, यानी कुछ विद्वानों ने कहा कि वहाँ वन ही नहीं था, इसकी वजह से उसकी पतन हो गई।
ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपका जलवायु परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के अनुसार, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके के अलग विद्वानों ने इसकी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण ये सब बताए हैं। ओके, चलिए आगे है। अन्य प्रारंभिक समाजों में भी जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और उत्तरी चीन में उनके पतन के कारण के रूप में जलवायु परिवर्तन को स्वीकार किया गया है। देखिए ये मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र हो गया, ये सब जो है ना आपका चीन में पड़ता है और सिंधु सभ्यता घाटी में अंतर्गत आता है। देखिए इसमें आपका चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये लगभग इन देशों में ये सिंधु सभ्यता के स्थल जो है ना पाए गए हैं। ओके, जैसे लोथल हो गया आपका अपना भारत गुजरात में है, उसके बाद आपका सिंध जो है मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, ये सब जो है ना आपका पाकिस्तान में है, ठीक है ना। उसके बाद मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया होगा, ये सब चीन में है, ठीक है ना। ये सभी मतलब देश में है। तो इसके बारे पतन के बारे में जो यहाँ के जो उत्तरी चीन के बारे में जो विद्वान थे, मिस्र, मेसोपोटामिया और मिस्रों के बारे में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ का पतन हो गया। फिर आगे कहा जाता है शुष्क जलवायु के प्रबल साक्ष्य मध्य अभिनव युग के दौरान दक्षिण एशिया में मिलते हैं। शुष्क जलवायु जो होती है उसके प्रबल से बताया गया है। परिपक्व से उत्तर हड़प्पा काल तक सिंधु के बाहर के मैदानों में बसे परिष्कृत शहरों केंद्रों को छोड़ दिया गया और लोग पश्चिम से पूर्व घग्गर हागरा को पलायन कर गए। यानी जब सिंधु घाटी की सभ्यता में बाढ़ आई तो मैदानी भागों में जो बसे हुए थे उसको वहाँ के केंद्र को छोड़कर वो अलग अलग तरीके के शहरों में अलग अलग जगहों पर जाने लगे। जैसे कि उन्होंने उत्तर हड़प्पा को छोड़कर पश्चिमी लोगों में जाने लगा, पश्चिम से पूर्वों की ओर जाने लगा था, जिससे घग्गर हागरा के पास जाने लगा, वहाँ पर निवास करने लगा, वहाँ को छोड़ करके। ओके, 1920 ईस्वी तक सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदरो, कोटदीजी आदि को पूरी तरह से छोड़ दिया गया। ये 1920 तक जिसका पतन काल माना जाता है, उस ईयर तक जो है ना हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सभी जो है स्थल जो है उसको छोड़ दिया गया था। लगभग 1820 हिमालय की तटहल्दी और गंगा यमुना दोआब में छोटी छोटी गांवों को बसवाटों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यानी वहाँ की जनसंख्या जैसे छोड़ती गई तो वहाँ की बाकी जहाँ बसने लगे वहाँ की जो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। आर के मान के चलें, आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सोशल मीडिया का ही व्हाट्सएप ग्रुप है। पहले क्या किया था, लिमिट कर दिया था, 257 मेंबर ही ऐड हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो 257 पहले 100 था, उसमें ऐड करते गए 257 हो गया। तो इस तरह का जो ना जनसंख्या बढ़ते गई, उसी तरह से आगे इस क्षेत्र को छोड़कर वो दूसरे क्षेत्रों में जाने लगे, जैसे कि आपका छोटे छोटे गाँव में बसावटें बढ़ती जाने लगी। ओके, उसमें से एक इंस्टीट्यूट है जो IIT के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए है, IIT खड़गपुर, आप सभी जानते होंगे। उसमें जो ये बताया गया था, ठीक है, IIT खड़गपुर, वुड्स हॉल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट, मैसाचुसेट्स और ऐसी अन्य संस्थाओं के द्वारा हाल के अध्ययनों में के अनुसार इस क्रमिक परिवर्तन का कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण के क्षेत्र का इंट्रोपोलर कन्वर्जेंस जोन और क्रमिक दक्षिण की ओर से पिछले 7000 वर्षों में खिसकना है, जिसके परिणामस्वरूप मानसून की विफलता हुई, जिसके प्रतिकूल रूप में हुई। ये जन इसके बारे में जो ये इंस्टीट्यूट है, इन्होंने ITCG इन्होंने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन जलवायु परिवर्तन उष्णकटिबंधन पर के अनुसार हुआ था। ठीक है, ये सब है जो 7000 वर्षों के में खिसकना है, इसके बारे में ये अध्ययन के बारे में बताया गया। कौन? ITCG इंट्रोपिकल कन्वर्जेंस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया, उसके बाद लगातार इसमें विकसित हुआ। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता ने पानी की कमी से निपटने के लिए जल संरक्षण तकनीक विकसित की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो भी लोग थे वहाँ पानी की कमी होने लगी थी, पानी की कमी से निपटने के लिए जो वो जल संरक्षण तकनीक को भी विकसित किया था। लेकिन ITCG ने लगातार बदलाव ने वहाँ के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। ये ITCG ने ये लगातार उस पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने लगी थी, जिससे कि वहाँ पर जो वो उसको छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे क्षेत्र का शुष्कीकरण हो रहा था, क्योंकि वहाँ पानी ही नहीं बचा तो शुष्कीकरण होने लगा, तो जिससे कि वहाँ के लोग जो ना पानी की वजह से वहाँ छोड़ने लगा। घास के मैदानों और शुष्क क्षेत्रों में पनपने वाली वनस्पतियों में वृद्धि व मानसून और नदियों के सूखने से खेती मुश्किल हुई थी। यानी पानी के अभाव के कारण वहाँ पर खेती भी नहीं हो पा रही थी, न पीने योग्य पानी था। इस तरह से जो नतीजे जन वो वहाँ के लोग जन तितर बितर होगी, अर्थव्यवस्था खत्म होगी, उसके पास कुछ भी नहीं, इकोनॉमिक व्यवस्था जो नष्ट हो गई। इस तरह से उसका बदलाव में जलवायु परिवर्तन में शरणार्थी बना दिया गया। जलवायु परिवर्तन वहाँ का मुख्य कारण बना दिया, उसका पतन का भी मुख्य कारण बना दिया गया। पर्यावरण वातावरण में परिवर्तन जारी रहा और साथ ही साथ लोगों का प्रवास भी, ठीक है ना। उसके बाद पहली शताब्दी BC के दौरान इंडो आर्यन और खानाबदोश चरवाहों के छोटे छोटे समूह थे, दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से पलायन कर गंगा के मैदानी इलाकों में चले गए। ये सब जो ना वहाँ खानाबदोश जो है सिंधु घाटी सभ्यता के चरवाह हैं, वहाँ के छोटे छोटे समूह थे जो ना
छोटे छोटे समूह थे उसको छोड़कर पलायन करके जो गंगा घाटी के में इलाकों पर चलने लगे थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के एक तो बाढ़ की वजह से, एक तो नदी के परिवर्तन के कारण से, एक तो आपका जलवायु परिवर्तन के कारण से, एक तो पानी की कमी के कारण से वहाँ के लोगों को वहाँ अपना गृहवास छोड़ना पड़ा और दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ा और मौजूदा समुदाय की कृषि तकनीकों को अपनाया। ठीक है, और जो वर्तमान समय में जो तकनीकें थी, जो समुचित थे, जो समुदाय थे, उस तरह की तकनीकों को वो उन्होंने अपनाया। और इस प्रकार हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि जलवायु प्रारंभ से ही मानव समाज की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे हम लोग को पता चलता है कि इससे हम लोग एक अध्ययन के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि जलवायु प्रारंभ से ही जो है वो मानव समाज की प्रगति में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है। चाहे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से भी जलवायु परिवर्तन होने से इसका पतन हुआ और आज भी हो रहा है। ये जो इससे यही पता चलता है कि ये जो है ना समाज की प्रगति पर, प्रोग्रेस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है जलवायु पर। अब हम समझते हैं कि मनुष्य कैसे प्राकृतिक संसाधनों पर प्रबंधन करेगा। अब देखिए इसके बारे में कहा जाता है जल प्रबंधन के बारे में आप समझने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन में क्या कहता है, जल हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जीवन का स्रोत है। ये जल जो है हमारे जीवन के लिए, हमारे तंत्र के लिए, हमको रहने के लिए एक जीवन का जो स्रोत है, यानी कि जल और वन हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ है। अगर जल, वन, भोजन, यानी कि ये सब चीज़ें हैं जो हम हैं, अगर ये सब नहीं है तो हम नहीं हैं। कई प्रारंभिक बस्तियों नदियों के निकट स्थापित की गई थी। ठीक है, क्योंकि नदियों पानी की स्थिर आपूर्ति, आसान परिवहन और फसलों की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी का माध्यम थी। यानी पानी के माध्यम से यहाँ तक पीने हो या तो परिवहन के लिए हो या फसल के लिए, खेती के लिए हो, ये उपजाऊ मिट्टी के माध्यम से होती थी। इस प्रकार प्रारंभिक समाज को उदय में पानी का महत्वपूर्ण कारकों में से था। पानी जो ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारकों में से एक था, स्रोत में से एक था। आदि ऐतिहासिक काल भारत में जल प्रबंधन प्रणाली में के अध्ययन से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जलगति ज्ञान का पर प्रकाश डाला है। यानी आदि ऐतिहासिक काल में जब जल प्रबंधन के बारे में बताया गया था, उसके अध्ययन के माध्यम से बताया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए जो जलगति में, जो जल के प्रोग्रेस में जो ना काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्रकाश डाला हुआ है। ये सभ्यता एक नदी सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी में विकसित हुई थी। तो ये सभी ठीक है ना, सिंधु घाटी के रूप में विकसित हुई और फली फूली। ये सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव जो है उसके बारे में बता रहा है। जो हिमालय की सबसे बड़ी लंबी नदी है, जो सिंधु नदी, ठीक है, ये पाकिस्तान, ठीक है, सिंधु नदी का जो हिमालय की सबसे लंबी नदी थी, सिंधु नदी। ओके, ये द्विवार्षिक बाढ़ के कारण वहाँ की घाटी का भूमि उपजाऊ थी। ये जो है ना, 2 वर्ष से बाढ़ के कारण वहाँ की घाटी जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी। यानी 2 वर्ष में वो बाढ़ आती थी, बाढ़ आने की वजह से पानी ओवरलोड होती थी। ओवरलोड होने के वो भूमि जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती थी, पानी की कमी महसूस नहीं होती थी। इसके बाढ़ के मैदानों के कारण बहुलता में इस क्षेत्र की चिकनी मिट्टी पाई जाती थी। इसी कारण से वहाँ कहा जाता है सिंधु नदी घाटी जो है वहाँ के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो में निहित है, वो मोहनजोदड़ो के पास थी। तो इसी कारण वहाँ के जो ना, जैसे मोहनजोदड़ो में बताया गया ना, बाढ़ के आने की वजह से यहाँ जो है ना 2 वर्ष बाढ़ होने के कारण से वहाँ इस तरह से हालत हुई होगी। तो इसी कारण से उन्होंने वहाँ के विद्वान जो है बताया। ओके, उसके बाद आगे कहा जाता है, देखिए उपजाऊ यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों पर, जैसे अभी बोले समलाकार ईंटों का उपयोग हुआ, जिसमें 15 मीटर गहरे, यानी कि वहाँ जो ना मोहनजोदड़ो में ईंटे का भी उपयोग किया गया था, जिसका 15 मीटर लंबा ईंटा था और अंदर की ओर से अंदर से गिरने की ओर रोकने के लिए किया जाता था। और एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, हड़प्पा वासियों ने परिष्कृत जल निकासी और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली की विकसित की थी। यानी कि हड़प्पा वासियों ने क्या किया था, नहर में जो है ना उन्होंने नालियाँ का व्यवस्था कर दिया, जो वर्तमान समय में हम लोग कर रहे हैं। ये सभी जो चीज़ें जो वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ही कर दी गई थी। तो ये बातें हैं। ओके, उसके बाद मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार प्राचीन विश्व के सबसे पुराने सार्वजनिक जल मंडों में से एक माना जाता है। वहाँ के जो है ना मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार हुआ करता था। ये सब चीज़ें जो है चीज़ें और सिर्फ मोहनजोदड़ो में, ये अभी जो वर्तमान समय में कर रहे हैं वो सभी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पहले से थी। मोहनजोदड़ो के घरों में स्नान और शौचालय, विस्तृत मलजल प्रणाली और 700 से अधिक कुओं पानी की उपलब्धता थी। मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में जो स्नान करने के लिए स्नान रूम, शौचालय, ये सब चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी पहले से बनाई गई थी। लोथल और इनाम गाँव जैसे स्थानों पर वर्षा जल संचलन के लिए छोटे छोटे बांध बनाए गए थे, जैसे लोथल और इनाम
सॉरी इनाम गांव जैसे क्षेत्र हैं जो लोथल गुजरात में पड़ता है। इसके ऐसे क्षेत्रों में जो ना जब अगर बाढ़ आ जाती थी, वर्षा आ जाती थी, उसके संचालन के लिए, उसके पानी के बहाव के लिए, उसके पानी को रखने के लिए एक बांध भी बनाए गए थे। उसके लोथल भोगवा नदी की जो ना साबरमती की एक सहायक नदी थी भोगवा नदी। आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं पूछा जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी जो साबरमती नदी के सहायक नदी थी, उसके किनारे के हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर था, ठीक है ना, जिसमें ज्वारीय गोदी थी और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देती थी। दूसरी ओर कच्छ के रन में स्थिति अलग थी, क्योंकि वहाँ कोई ना तो बड़ी नदी थी और ना ही कृषि योग्य उपजाऊ भूमि। यानी कि दूसरी ओर जो कच्छ जो है वो गुजरात के एक जिला है कच्छ, वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ ना तो कोई नदी थी और ना ही कृषि के लिए उपजाऊ थी। अगर नदी ही नहीं था तो वहाँ पे किस तरह से उपजाऊ होगी, कृषि उपजाऊ होगी। तो कई भूवैज्ञानिकों अध्ययनों में पता चलता है कि अतीत में यहाँ विभिन्न पर्यावरण स्थिति थी और जलवायु वर्तमान की तुलना में थोड़ी अधिक अनुकूल थी। ओके, हालांकि यह दिलचस्प है कि हड़प्पा वासियों ने इस शुष्क क्षेत्र में एक बड़ी बस्ती बनाई ताकि वे गुजरात को से निकाले जा रहे अर्थ कीमती पत्थरों और अनेक खनिजों उत्पादों जैसे कच्चे माल का दोहन कर सके। तो ये सब चीज़ें हैं जैसे कि इसके बारे में बताया जा रहा है हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई, कौन कौन से बस्ती बनाई गई थी, जिससे कि वहाँ के जो गुजरात से निकलने वाले जो भी कीमती होंगी, आधा कीमती पत्थर होगी, उसके जो खनिज उत्पादन में कच्चे माल का एक रूप कच्चे माल के रूप में हम लोग परिवर्तन करके उसका दोहन कर सकें। उसका पुरातत्वविदों ने विद्वानों का मत था कि ऐसे उत्पादों आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए एक कच्छ के रन में धोलावीरा की स्थापना की गई है, यानी कि धोलावीरा स्थल है उसकी स्थापना की गई। ठीक है, ऐसी प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र संभवतः एक नौवहन जलग्रीवा क्षेत्र था जो खाड़ी क्षेत्र के साथ समुद्री व्यापार के साथ साथ नदी मार्ग के माध्यम से आंतरिक व्यापार के लिए सुरक्षित बंदरगाहों की सुविधा प्रदान करता था। यानी कि यह जो धोलावीरा के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ के जो व्यापार के तरीके से एक बंदरगाह बनाया गया था, जिससे कि वहाँ पे समुद्री व्यापार के लिए साथ साथ जो नदी का मार्ग का भी माध्यम से उसको व्यापार किया जाता था, यानी कि इस नदी से उस नदी भी पार किया जाता था, वहाँ के रूप में एक व्यापारिक माध्यम बना दिया था। ठीक है, तो इसके बाद आगे कहा जाता है धोलावीरा के हड़प्पावासियों ने इसे निवास करने योग्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर एक जटिल जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की। यानी धोलावीरा में जो हड़प्पावासियों ने वहाँ पर निवास करने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए अनेकों प्रमाण किए, अनेकों पैमाने पर जटिल काल किए, जैसे जल प्रबंधन का भी विकास किया, विकसित किया। यह 2 मौसमी जल धाराओं से घिरा हुआ था, यानी कि धोलावीरा जो थे वो 2 मौसम से घिरा हुआ था, मनसर और मनहर दोनों मौसम से था। और इन छोटी नदियों में पर बांध बनाए गए थे, जिससे कि पानी का शहर में बहता था और इस छोटी नदियों पर जो बांध बना दिए गए थे। ओके, और जलाशय भर जाते थे। बारिश के पानी को इकट्ठा और संचय करने के लिए कई परस्पर जुड़े हुए विशाल टिकाएं भी थी। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जलवायु के बारे में, धोलावीरा के बारे में। ओके ना, तो ये सभी क्षेत्रों के बारे में बताया गया है और संभवतः इसकी सीमाओं को भी कर लिया गया। ठीक है ना, चलिए अब आगे है पर जैसे कि देखिए इसमें वही उसी के बारे में दिया गया है। अब यहाँ से देखिए क्या कहता है। सिंधु घाटी सभ्यता की भांति वैदिक युग में भी नदियां महत्वपूर्ण थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो भांति में वैदिक युग में जो थे वो नदियों पर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और ये संस्कृति पश्चिमी घाटी में फली फूली। ये जो संस्कृति जो ये कल्चर थी ये पश्चिमी और की एक गंगा घाटी जो है वहाँ पर फली फूली थी। और आर्य जल को आध्यात्मिक शुद्धि की प्रतीक मानते थे। आर्यों जो थे उसका जो ना आध्यात्मिक शुद्धि के रूप में उसको माना करते थे। जल के देवता वरुण और वैदिक भजन संबोधित किए गए हैं। जल के जो देवता वरुण उसको जो वैदिक भजन के लिए संबोधित किया गया। जल के लिए देवता के रूप में वरुण को जो है वहाँ के से संबोधित किया गया वैदिक भजन के लिए। उसके ऋग्वेद में प्रारंभिक वैदिक काल का भूगोल वर्णित है और ये साथ ही साथ इसमें प्रमुख जल स्रोतों जैसे नदियाँ, झीलों आदि के संबंध में बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध है। इसमें लगभग 30 नदियों के नाम उल्लेखनीय है। तो इसके बारे में ऋग्वेद के बारे में बताया गया। प्रारंभिक वैदिक काल जो है वो भूगोल पर वर्णित है। ओके, तो उसके साथ साथ जो भी जलमार्ग स्रोत हैं, उसके नदियाँ हैं, झीलें हैं, ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ही जारी जानकारी उपलब्ध है। इसके बारे में हम लोग प्राचीन काल के बारे में सिंधु से जो है रिलेटेड जो भी प्रारंभिक वैदिक काल है उसके बारे में हम लोग को जानकारी उपलब्ध है। उसके इसमें जो लगभग 30 नदियां हैं। सिंधु अपनी सहायक नदियां हो गई, इस सब नदियां का उसका सहायक नदी है पुरुषनी, अस्कोनिया, विस्तरता, विपास, सुतुर्द्री, ये सब उसके सहायक नदी हैं। साथ साथ उसके उल्लेखित नदी है। ठीक है, ऋग्वेद में जल उठाने वाले उपकरणों जैसे अस्मा चक्र का उल्लेख किया गया है। ये संभवतः गहरे कुओं से पानी खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर से बना पहिया था। ये जो है अस्मा चक्र जो है एक पहिया हुआ करता था। वो जो उससे क्या होता था, कुआं से जो ना जल निकालने के लिए रस्सी के माध्यम से उस चक्र को बांध दिया जाता था और रस्सी खींचने पर जो वहाँ नीचे से पानी ऊपर आता था, बाल्टी जो नीचे गिरे, आप सभी जानते हैं। उसके
घट यंत्र यानी कि उद्घटन एक अन्य प्रकार का जल उठाने वाले उपकरण था, जिसमें पानी उठाने के लिए कई घटनों यानी कि मिट्टी के बर्तन से जुड़े पीपे का आकार पहिए का उपकरण उपयोग किया गया था। अथर्ववेद जल संशोधन और नदियों से एक जल डमरूमद बनाने का उल्लेख लगभग 5वीं से हमारे पास बैल जैसे जानवरों द्वारा काम किए गए जाने वाले यांत्रिक उपकरणों के संदर्भ में है। ओके, पाणिनि हो गया। पाणिनि जो अष्टाध्यायी युगावत्रा का वर्णन करते हुए बताती है कि यह असंबद्ध और रस्सी से बना यंत्र है, जिसके द्वारा बैलों को पानी उठाने के लिए चलाया जाता था। यानी बैल के द्वारा जो पानी उठाया जाता था, पानी निकाला जाता था, तो इसके यही बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये रहा आपका जो ना जल प्रबंधन। और भी हैं इसी से रिलेटेड जो ना सब नदी के बारे में बताया गया, तो आप वहाँ तक भी सफिशिएंट है। और यही सब चीज़ें जो ना आगे सिर्फ बताया गया कौन कौन से नदी किनके सहायक हैं, किसके कौन कौन से नदी के सहायक है। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको देखेंगे वन के बारे में। आप लोग उसको जल प्रबंधन तक समझ गए होंगे, वहीं तक जो ना समझ वहाँ तक अगर कंप्लीट कर लेते हो तो वही सफिशिएंट है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है हम लोग का वन के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें भी आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत में वन उन आवश्यक शर्तों में से एक थे जो मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण थे, जिस कारण से वनों का शोषण भी देखा गया है। यानी प्राचीन काल में वन एक आवश्यक स्रोतों में से एक था, यानी कि मुख्य स्रोतों में से एक था क्या, वन, जो मानव समाज के मुख्य स्रोतों में से मुख्य महत्वपूर्ण में से थे, जिसका हम लोग वनों का काफ़ी ज़्यादा शोषण भी देखा गया है। श्रीन रत्नाकर जैसे इतिहासकारों का मानना है, एक इतिहासकार थे श्रीन रत्नाकर, ठीक है, उन्होंने उसका मानना है कि हड़प्पावासियों की कांस्य युग की संस्कृति वहाँ की पारिस्थितिक विनाश का कारण हो सकता है। यानी कि हड़प्पावासियों जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है ना, वो वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ की कल्चर जो थी, वहाँ की परिस्थिति का विनाश का एक कारण हो सकता है। क्या, ये वन के बारे में। ओके, तांबा और कांस्य बनाने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होती है। तांबा और कांस्य बनाने के लिए जो ना बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होती है। लकड़ी कहाँ से लाएगा, वन को काटेगा, जिससे कि वहाँ जंगल नष्ट होगा। इसके कारण वहाँ के अलावा आदिवासी हड़प्पावासी बड़े पैमाने पर ग्लेजेट फाइनेंस धातु से बनाने आभूषणों उत्पादन करने संलग्न थे। बड़ी पकी ईंटें, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के पात्र, नाव, उपकरण आदि वही बनाते थे। ये सभी चीज़ों को बनाने में वन की कटाई होती थी, लकड़ी की आवश्यकता होती थी, जिससे कि वन का विनाश होने लगा था। इसका भी कारण एक महत्वपूर्ण बताया, जो कि रत्नागर जो है आपका एक श्रीन रत्नागर के जो बता रहे थे वही है। उसके वे अंतर्देशीय और समुद्री व्यापार दोनों करते थे, और इन सभी गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी की खपत की आवश्यकता थी, और इन सभी चीज़ों के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। ओके, वैदिक युग में भी वनों की कटाई के उदाहरण स्पष्ट है। यह आर्यों द्वारा जंगलों में आग लाने का परिणाम थी, और उनकी कृषि बस्तियों का विस्तार गंगा और मैदान में हुआ, क्योंकि वह खानाबदोश से गतिहित कृषि के स्थानांतरित होने लगे थे। तो ये सब चीज़ें हैं, उसके बारे में बताया गया कि जो वहाँ के जो ना जैसे नाव बनाने के लिए जो चीज़ें हैं, जो भी संसाधन है, उसका हम लोग प्रयोग करने के लिए, बनाने के लिए वन की कटाई करते थे। लकड़ी की आवश्यकता होती थी, लकड़ी के माध्यम से हम लोग कांस्य का, धातु का, तांबा का, ये सभी चीज़ों का बनाते थे, जिसके माध्यम से हम लोग किसके माध्यम से हम लोग, यानी कि लकड़ी के माध्यम से ही हम लोग किस सभी चीज़ों का बनाते थे। और इसमें कहा जाता है उत्तर वैदिक काल में जनों के मतों की एक क्षेत्रीय इकाई, और फिर 600 BCE में महाजनपदों में बदलने में मदद की। ये सब जो है ना जनपदों को महाजनपदों में बदलने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव नामक एक आर्य सरदार की कहानी का वर्णन है, जो अग्निदेव की सहायता से सरस्वती नदी से सदानीरा जो आधुनिक गंडक नदी तक पहुंचा। ये जो है ना आर्य सरदार, जो आर्य थी, उसके सरदार का कहानी का वर्णन करते हुए अग्निदेव जो है उसकी सहायता से सरस्वती नदी, जो वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सरस्वती नदी से सरस्वती नदी एक अलग है, सदानीरा जो वर्तमान में आधुनिक गंडक नदी से जाना जाता है, वहाँ तक पहुँच गया, और इस क्षेत्र का नाम इस प्रथम आर्य उपनिवेशवादी के नाम से रखा गया, जो बाद में महाजनपद काल के दौरान वजित अर्थात मिथिला के विदेहों के महत्वपूर्ण गणतांत्रिक राज्यों में से एक में रूप में विकसित हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में यही है। उसके बाद वैदिक काल के दौरान वनों को आध्यात्मिक शांति और तपस्वियों और ऋषियों के निवास के रूप में देखा जाता था, जहाँ के वे ध्यान का विसर्जित कर सकते थे और आध्यात्मिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते थे। तो वे ध्यान करते थे, वो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, ये सब आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, इस युग में वानप्रस्थ आश्रम की अवधारणा वैदिक चतुराश्रम प्रणाली आदि जीवन के 4 चरणों के हिस्से के रूप में सामने आई थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, ये 4 चीज़ें हैं जो इसके माध्यम से क्या कहा जाता है। देखिए,
वो जनपद जो था वो धीरे धीरे महाजनपद आया। महाजनपदों में होते थे इस युग में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्या किया, एक प्रकार का वो ध्यान मग्न करने लगा, ज्ञान की प्राप्ति करने लगा। उसके बाद वह वानप्रस्थ आश्रम करने लगा। आश्रम के तरह वो अवधारणा जो है चतुराश्रम के रूप में अपनाने लिया। उसके रूप में इसके 4 हिस्से आए थे, एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ओके, ऋषियों ने वनों के गहन चिंतन किया। ऋषिगण थे जो ध्यानपूर्वक करते थे, उन्होंने जो है ये वनों का काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगा और वनों की आरण्यों की रचना की। इनकी वनों की जो है ना वो विनाश होने के लिए वो रचना करने लगी कि वन का विनाश होने लगा। ऋषियों ने वहाँ आश्रम बनाए जिससे अरण्य संस्कृति का प्रसार हो। महाजनपदों के युग में बुद्ध ने उरुवेला जंगल में एक बुद्धि वृक्ष की नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति किया। जैसे कि बुद्ध मतलब कि गौतम बुद्ध ने उरुवेला जंगल में एक बोधि वृक्ष है जो वर्तमान समय बिहार के एक गया जिला में है, उसके नीचे में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया। उन्होंने सारनाथ के एक हिरन उद्यान में अपना पहला उपदेश दिए। सारनाथ में सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए। उपदेश में जो ना वो अपना जो ना जो नियम है, जो सही तरीके से जीवन यापन करने का वह उपदेश दिए, उसके बारे में बताए। इसी तरह से महावीर ने साल के एक वृक्ष के नीचे तपस्या की और कैवल्य प्राप्त किया। यानी कि महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जो वो उन्होंने भी एक वृक्ष के नीचे तपस्या की और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। वास्तव में जैन धर्म में यह माना जाता है कि सभी तीर्थंकरों में ने एक पेड़ के नीचे कैवल्य प्राप्त किया। यानी कि जैन धर्म में यह माना जाता है कि सभी जितने 24 तीर्थंकर थे, 24 के 24 तीर्थंकर जो है ना वो वृक्ष के भी नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति की, कैवल्य की प्राप्ति की। और इन वृक्षों का दिशापूर्ण जागृति का वृक्ष कहा जाता है। इन वृक्षों को जो है ना दीक्षावृत्त वृक्ष यानी कि जागृति का वृक्ष कहा जाता है। हालांकि वनवासी जो अपने अस्तित्व के लिए जंगल पर निर्भर थे उन्हें अलग ढंग से अनुमानित किया जाता था। वेदों में ग्राम और अरण्य के बीच भेद करते हुए ग्राम को व्यवस्थित और ज्ञान स्थान के रूप में वर्णित किया गया, जबकि वन को व्यवस्थित और अज्ञात के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बारे में वन के बारे में बताया गया है, कौन कौन से, जैसे कि आपका ऋषिगण हो गया, महाजनपद हो गया, महावीर स्वामी हो गया, गौतम बुद्ध ने भी उन्होंने वनों के नीचे में ही, वृक्ष के नीचे में ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। इसके बारे में ये बताया गया। ठीक है ना, तो इसके बारे में यही है, अर्थशास्त्र के अनुसार बताया जाता है वन की किस तरह से सुरक्षा करना चाहिए, किस तरह से इसका बदलाव आया, क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो बस यही चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें भी यही है, आगे भी यही शिकार के बारे में बताया जाएगा कि शिकार करने से भी जो ना वन, शिकार करने के लिए भी वन का काफ़ी ज़्यादा वनों का जो ना औजार बनाने लगा था। औजार बनाने के बाद जो है ना औजार बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। लकड़ी की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने वनों के लिए भी वन को काटा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी, वनों के ने शिकार के लिए जंगली जानवर, चारा, लकड़ी, ये सब चीज़ों के लिए भी वनों का काफ़ी ज़्यादा ह्रास किया था। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके ना, उसके संचार के संसाधनों के लिए, उसके रहने के लिए, ईंटों बनाने के लिए, अगर कोई मकान बनाएंगे तो उसके ये सभी चीज़ों के लिए वन की आवश्यकता थी, लकड़ी की आवश्यकता थी। ठीक है ना, तो आज के सेशन में ये जो मैंने बताया था तीनों टॉपिक के बारे में, तो तीनों टॉपिक हम लोग देख चुके हैं बेहतरीन तरीके से, एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से भी दिए। ठीक है ना, आज के सेशन में ये हम लोग का यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और अब तक यूनिट 3 तक कंप्लीट हो गई है। और एक आप सभी से एक निवेदन है, जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।